Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy, College of Agriculture at G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And I am giving the lecture on soil fertility, and in previous lecture I discussed about the soil fertility and productivity and what are the factors which are responsible for soil fertility and how it is different from soil productivity. आप उस लेक्चर को आप देख सकते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा soil fertility और soil productivity में क्या डिफरेंस होता है. And today we will discuss about what are the causes which are responsible for reduction in soil fertility and how we can restore the fertility, because it is very important for plant growth. तो क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि हमारा सॉइल फर्टिलिटी का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, जिस कारण से हमारा जो है प्रोडक्शन कम हो रहा है, और इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे. आज के लेक्चर में ये फील्ड पे ही मैं शूट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए सॉइल के बारे में, प्लांट्स के बारे में. तो मेरी कोशिश है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा लेक्चर हो ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके. सो फर्स्ट वी स्टार्ट दी रिडक्शन इन सॉइल fertility, and we know that soil fertility is available nutrient which represent the available nutrient in adequate amount and suitable proportion. So whenever a soil is eroded, there is a erosion and soil is moved away from the field, then the nutrient, this is soil, this is cloud, and nutrients are present, nitrogen, phosphorus, potassium, organic matter, all the nutrients are present in this soil. And when the soil is eroded and washed away or moved away or transported from the field, then these nutrients are also moved away from the field. That's why there is reduction in soil fertility. And you can see here, आप देख सकते हैं कि ये फील्ड को हमने हैरो कर रखा है, और अब जब विंड चलेगी तो ये विंड के साथ सॉइल मूव करेगी एंड आल्सो मूव विद द रेन वाटर, रन ऑफ वाटर. तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा होता है और सॉइल क्या करती है, रन उसके वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मूव करती है, रन ऑफ जिसे हम कहते हैं. एंड देन दिस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल fertility reduction. So soil erosion is the prime factor because soil is moved from their place. तो अब ये erosion जो है soil wind से भी हो सकता है और rain से भी हो सकता है. मेजर जो फैक्टर है that is water erosion, another is soil erosion, or maybe condition is that there may be combined action of soil and water and it is known as wave erosion. So in most of the field when we go for repeated tillage and fine structure, बहुत हम soil को fine कर दें, देखिए अगर सॉइल बहुत फाइन हो गई तो देखिए हवा के साथ क्या करेगी, ये मूव कर रही है. अब ये जब हवा चलेगी और ये बहुत करेगी तो क्या होगा, ये सारा जो है न्यूट्रिएंट, इट इज़ न्यूट्रिएंट रिमूवल, इट इज़ ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल. तो इस वे से जो है सॉइल मूव करती है. दिस इज़ द विंड इरोजन. सिमिलरली इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल, अगर आप फील्ड में बंड नहीं है, प्रॉपर बंडिंग नहीं है, तो जब बारिश होगी उसका जो पानी मूव करेगा, रन ऑफ होगा, उसके साथ भी सॉइल मूव करेगी. आप देखेंगे बारिश का पानी जब खेत से निकलता है कितनी उसमें टर्बिडिटी होती है, कितना उसका डार्क कलर होता है. जितना डार्क कलर हो रहा है इसका मतलब उसमें सॉइल उतनी मिली हुई है. तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर सॉइल इरोजन. तो हमको बहुत रिपीटेड टिलेज नहीं करनी चाहिए, बहुत फाइन स्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज रेंज के साथ क्या होगी, सॉइल ट्रांसपोर्टेशन होगा, सॉइल मूव कर जाएगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी. अब आपके समझ में आया होगा कि बंडिंग करना कितना जरूरी है. अगर हम इस बंड के चारों तरफ हम बंड करके रखें, अगर आप दूर से देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बंड है जिस पर घास हो रही है, तो ये जो है सॉइल मूव नहीं करती है, वहाँ जा करके रुक जाती है. तो अगर ये बंडिंग नहीं होगी, प्रॉपर बंड नहीं होंगी, उनकी हाइट ऊंची नहीं होगी, तो क्या करेगी, ये सॉइल विल बी मूव विद द रेन वाटर. सिमिलरली अगर हमने बहुत ज़्यादा फाइन टिलेज कर दिया है तो अभी क्या है, जैसी हवा चलेगी, मई जून में बहुत तेज़ हवा चलती हैं, उससे क्या होगा, इस सॉइल मूव कर जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन में देयर इज़ अ हैवी विंड और हैवी रेनफॉल, तो हमको बंडिंग करनी चाहिए और रिपीटेड बहुत ज़्यादा टिलेज नहीं करना चाहिए ताकि उसका बहुत ज़्यादा फाइन सॉइल ना हो. अनदर फैक्टर फॉर रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी इज़ द रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय द क्रॉप. आप देख सकते हैं ये क्रॉप लगी हुई है, मेज क्रॉप है, अब ये इसका हार्वेस्टिंग स्टेज है. तो ये क्रॉप क्या करेगी, रिमूव करेगी न्यूट्रिएंट्स को. अब जब सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं लिए जा रहे हैं, क्रॉप से जा रहे हैं, अब ये हम इसको भुट्टे को हार्वेस्ट कर लेंगे, ये भुट्टा यूज़ हो जाएगा और इसको फॉडर को एनिमल में दे देंगे. तो दैट्स वाई द न्यूट्रिएंट विच वर प्रेजेंट इन सॉइल नाउ इन क्रॉप, एंड देन दीज न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड आइदर बाय ह्यूमन और एनिमल. तो क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा. अभी मान लीजिए कि इसके अंदर एक आपके पास बैंक है, बैंक में आपने 100 रुपये जमा कर रखे हैं और धीरे धीरे आप उसमें से हर साल 5 रुपये निकालते जा रहे हैं, 10 रुपये आप निकाल रहे हैं, विड्रॉ करते जा रहे हैं. तो क्या होगा, हर साल जैसी उसमें मनी कम होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा. सिमिलर इज द वे इन द सॉइल,
the nutrients are present, there is a pool of nutrient, and then these nutrients are removed by the crop and there is no replenishment, there is no external supply, then there will be a day when there will be no nutrient, and that's why the soil will be zero in fertility, and this is the gradual depletion in soil fertility. तो चाहे क्रॉप्स रिमूवल हो रहा है, और आप बीट्स देख सकते हैं, बीट से भी न्यूट्रिएंट का रिमूवल होता है, हालांकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा जो है क्रॉप से होगा. सो न्यूट्रिएंट रिमूवल बाय द क्रॉप एज वेल एज बाय वीड्स. तो जितना अब हमें फर्टिलिटी को अगर मेंटेन करना है तो हमें वो न्यूट्रिएंट को उतना देना पड़ेगा. सो दिस इज द अनदर फैक्टर. थर्ड फैक्टर responsible for reduction in soil fertility is reduction in soil organic matter, and soil organic matter is very very important for soil fertility and it has direct relationship with soil fertility. जितना ऑर्गेनिक मैटर हमारे सॉइल फर्टिलिटी भी क्या होगी, इतनी अच्छी होगी. एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को हम एक कह सकते हैं कि बड़ा प्राइम फैक्टर है सॉइल फर्टिलिटी के लिए. तो अगर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो डेफिनेटली सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, पुअर होगी. अब ये ऑर्गेनिक मैटर कम कैसे होता जाता है, जो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर इज डिक्लाइनिंग. आप किसी भी एरिया की सॉइल देखिए, वहाँ जहाँ कल्टिवेशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर डिक्लाइन कर रहा है ओवर द ईयर. द रीज़न इज दैट वी आर नॉट सप्लाइंग द प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर इन टू द सॉइल. अब हमने क्या किया, देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड इट इज़ डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स, मेनली बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया परफॉर्म वेरी गुड at very good moisture supply, very good aeration and temperature about 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर हम देखिए टिलेज इसमें बार बार करेंगे, सॉइल में बार बार हम टिलेज करते जाएंगे, तो इस सॉइल में क्या होगा, एरेशन बढ़ता जाएगा. जब इसमें एरेशन बढ़ा जाएगा मतलब कि इसके पोर स्पेस बढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक तो देखिए सॉइल इरोड हो ही रही है, दूसरा क्या होगा, सॉइल के अंदर माइक्रोल एक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ मोर एरेशन. हम टिलेज बार बार कर रहे हैं, एरेशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एरेशन माइक्रोल एक्टिविटी इंक्रीजेज एंड बैक्टीरिया परफॉर्म वेरी वेल एट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर. तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा. सिमिलरली इन हाई टेम्परेचर कंडीशन माइक्रोल एक्टिविटी इज वेरी हाई बिकॉज फेवरेबल टेम्परेचर अबाउट 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये एक फेवरेबल रेंज है, ये नहीं कि इस पर ही होगा, इससे कम पे भी होता है, इससे ज़्यादा पे भी टेम्परेचर पर एक्टिविटी होगी, लेकिन एक बहुत अच्छी टेम्परेचर रेंज है. तो जो ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ हाई टेम्परेचर है, वहाँ क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा बिकॉज ऑफ मोर माइक्रोवेल एक्टिविटी. ये आप देख सकते हैं कि टिलेज से भी देखिए ऑर्गेनिक मैटर का रिडक्शन हो रहा है. तो हमको टिलेज को एक लेवल पर सेट करना पड़ता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टिलेज करेंगे तो देखिए इरोजन तो हो ही रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का रिडक्शन भी हो रहा है. दोस्तों हम अगर ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, रेजिड्यू वगैरह नहीं डालना है, तो भी क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर रिडक्शन होगा. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ऑर्गेनिक मैटर. इफ़ वी कैन मेंटेन द ऑर्गेनिक मैटर देन वी कैन रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी. तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर को तो बिल्कुल प्राइम फैक्टर मानिए सॉइल फर्टिलिटी के लिए, इसको हमको करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसको आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस करता है सॉइल प्रॉपर्टीज़ को एंड सॉइल फर्टिलिटी को. केवल आज आप यहाँ समझिए कि ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत जरूरी है सॉइल फर्टिलिटी के लिए. अनदर फैक्टर इज लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, लीचिंग पर्टिकुलरली ऑफ soluble nutrient which are mobile in soil, for example nitrate, sulfate. होता क्या है कि जब हमने इरीगेशन दिया, इधर ओवर इरीगेशन और हैवी रेनफॉल, देन द न्यूट्रिएंट मूव विद द पर्कुलेटिंग वाटर एंड इट इज़ नोन एज लीचिंग. सो न्यूट्रिएंट रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल इनटू द डीपर लेयर, रहेंगे सॉइल में ही लेकिन कहाँ चले जाते हैं, वो डीपर लेयर में रहते हैं. एंड दीज न्यूट्रिएंट विच आर इन डीपर लेयर आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. तो जब अवेलेबल नहीं है प्लांट को, तो न्यूट्रिएंट भले ही सॉइल में है, वो फर्टिलिटी में फिर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सॉइल का में न्यूट्रिएंट को प्लांट को अवेलेबल होना जरूरी है. अगर सॉइल में है और अवेलेबल नहीं है, माना फिक्स हो गया है, बहुत उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लिया, तो भी वो फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो ये एक फैक्टर है लीचिंग. आप देख सकते हैं कि अगर सॉइल हमने बहुत ज़्यादा वो कर रखी है और उसमें वाटर का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीचिंग ज़्यादा हो रही है, तो न्यूट्रिएंट क्या होंगे, डीपर लेयर में चले जाएंगे एंड देन इट विल नॉट बी अवेलेबल टू प्लांट. अनदर इज गैसियस लॉस, वोलेटिलाइजेशन, इन केस ऑफ यूरिया इट इज़ वेरी हाई. देन डीनाइट्रिफिकेशन, ये एक हमारा रीज़न है सॉइल फर्टिलिटी रिडक्शन का. तो ये दीज आर 3 and 4 मेजर फैक्टर विच कॉज रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी. देन इन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन विदाउट इंक्लूजन ऑफ लेग्यूम. अगर हम सीरियल का माना क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट माइनिंग बहुत ज़्यादा होगी. अगर हम लेग्यूम, इफ वी इनकॉर्पोरेट द लेग्यूम, देन दे विल फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल बिकॉज ऑफ राइजोबियम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज देयर.
सो देयर विल बी रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो अगर हम इसी तरह से मेज अगर हम ग्रो करेंगे, मेज इज़ हैवी फीडर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो क्या होगा कि इसमें फर्टिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सो इंक्लूजन ऑफ लेग्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रॉप रोटेशन क्या है, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा सीरियल बेस्ड चल रहा है क्रॉपिंग सिस्टम विदाउट प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, देन डेफिनेटली देयर इज रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी। इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, अब हम सपोज 3 या 4 क्रॉप ले रहे हैं एक ईयर में, और हमारा न्यूट्रिएंट रिमूवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम राइस वीट जैसे ले रहे हैं, और राइस वीट का हम अगर कोई दूसरी क्रॉप भी ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने राइस तोरिया वीट लिया, या हमने राइस पोटैटो वीट लिया, कोई हमने सिस्टम इस तरह से लिया जिसमें ट्रिपल क्रॉपिंग क्वाड्रपल क्रॉपिंग कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिमूवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेफिनेटली बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इस तरह के क्रॉपिंग सिस्टम में फिर हमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन करने के लिए अलग मैनेजमेंट प्रोग्राम करना होता है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि हाउ सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। तो इसमें 3-4 फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सॉइल इरोजन, क्रॉप रिमूवल एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक मैटर, देन लीचिंग, देन गैसियस लॉस, रिमूवल बाई वीड्स and improper crop rotation. Now how we can restore the fertility? क्योंकि अगर हमें इसको फर्टिलिटी को रखना है, क्योंकि क्रॉप ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो हमें इसको रखना बहुत जरूरी है, फर्टिलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाउ टू मेंटेन और रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दिस इज मैनेजमेंट एस्पेक्ट एक्चुअली। सो देयर मे बी 2 strategy, long term and short term, and long term are permanent type, we can say. So in long term strategy, first to check soil erosion because it is important one, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट जो मूव कर रहा है टॉप लेयर में ही होता है। सॉइल की जो टॉप 15 लेयर में ही जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, और ये टॉप लेयर ही रिमूव होती है इरोजन से। तो फर्स्ट चेक द इरोजन, वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन। सो हाउ वी कैन चेक फॉर वाटर इरोजन, बंडिंग, प्रॉपर बंडिंग इज देयर, एंड गिव ए जेंटल स्लोप, बहुत ज़्यादा हाई स्लोप नहीं चाहिए, गिव ए जेंटल स्लोप फॉर सेफ वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर। जब बारिश होगी, रेनफॉल होगा, तो देखिए पानी तो बहेगा उसमें से, ऐसा नहीं आप पानी को नहीं रोक सकते, रन ऑफ होगा, बट गिव ए सेफ वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ सो दैट सॉइल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। सो गिव ए जेंटल स्लोप एंड प्रॉपर बंडिंग अराउंड द फील्ड सो दैट द सॉइल नॉट ट्रांसपोर्टेड और मूव अवे फ्रॉम द फील्ड। तो प्रॉपर बंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है फील्ड का, और एक जेंटल स्लोप दीजिए। टू रिड्यूस द विंड इरोजन, अब जो विंड के साथ हो रहा है तो देखिए बहुत फाइन मत कीजिए सॉइल को। अभी मैंने आपको दिखाया थी, बहुत फाइन रहती है सॉइल, तो क्या होगा, विंड जब चलेगी तो उसके साथ उड़ेगी, उसके साथ मूव करेगी। तो बहुत आपको फाइन टिलेज भी नहीं करना है। अगर फाइन टिलेज करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर विंड इरोजन। तो जो जीरो टिलेज का जो कंसेप्ट है वो इसी पे ही है कि हम कैसे विंड इरोजन और सॉइल इरोजन को कम करें, क्योंकि हम टिलेज क्या करते हैं, करते ही नहीं है, या मिनिमम टिलेज में भी हमारा बहुत कम टिलेज होता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हम रखते हैं। अनदर इज फैक्टर वाज क्रॉप रिमूवल। देखिए क्रॉप ने रिमूव किया, मान लीजिए ये जो मेज क्रॉप है, मान लीजिए ये 100 kg नाइट्रोजन को रिमूव करती है, तो जो इसमें नाइट्रोजन थी 100 kg तो चली गई ना, दैट्स वाई वी शुड अप्लाई 100 kg नाइट्रोजन टू मेंटेन दैट प्रीवियस लेवल। अगर हम उस प्रीवियस लेवल को मेंटेन करना है तो हमें 100 kg देना चाहिए, और उससे लेवल को भी उठाना है तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा देनी पड़ेगी। सपोज इट इज़ रिमूविंग सपोज 50 kg फास्फोरस, देन वी शुड गिव 50 kg फास्फोरस। तो हम कैसे पता करें, इसका बहुत सिंपल तरीका यह है कि हमने जब बुआई सोइंग करी, सोइंग से पहले आप सॉइल का न्यूट्रेंट देख लीजिए, न्यूट्रेंट लेवल क्या है, अवेलेबल न्यूट्रेंट कितना है, और हार्वेस्टिंग के बाद देख लीजिए कितना है। तो इसका मतलब जो क्या हुआ, क्रॉप रिमूवल हुआ, आइदर बाई लॉस और बाई रिमूव्ड बाई क्रॉप। तो उतना लेवल अब हमको पता चल गया, तो नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, इतना लेवल न्यूट्रेंट का हम जरूर देंगे। तो इसलिए सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्रॉप रिमूवल बहुत ज़रूरी है, इसको आगे भी हम स्टडी करेंगे। एक मैंने सिंपल मेथड बताया कि कैसे हम क्रॉप रिमूवल के इक्विवेलेंट हम फर्टिलाइजर को दें। तो ऐसा नहीं हो कि हम फर्टिलाइजर तो कम दे रहे हैं और रिमूवल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सपोज ये दिस क्रॉप, मेज क्रॉप इज रिमूविंग 100 kg नाइट्रोजन एंड वी आर अप्लाइंग ओनली 80 kg, डेफिनेटली देयर इज 20 kg डेफिसिट, एंड दिस 20 kg डेफिसिट विल इंक्रीज पर ईयर, 20 + 20 + 20 ओवर द ईयर्स, एंड देयर विल बी ए कंडीशन दैन द फर्टिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नाइट्रोजन विल बी वेरी पुअर। तो इसको इसलिए हम फर्टिलाइजर, हमारा जो प्रोग्राम होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिमूवल होना चाहिए। सॉइल में क्या बैलेंस है, सॉइल में क्या स्टेटस है, क्रॉप ने कितना रिमूव किया, उसका जो डेफिसिट है वो हमको देना चाहिए। अगर हम इतना नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो हो गई हमारा फर्टिलिटी डिक्लाइन करेगा। अब इसको हम कैसे दे सकते हैं, इस न्यूट्रिएंट को, फर्टिलाइजर हमारा है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, FYM है, कंपोस्ट है। देखिए आप ये रेजिड्यू देख सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू रिमूवल, ये मेज के हम जो है
कुछ रेजिड्यू को हम इसमें डाल सकते हैं, सारे तो नहीं डाल सकते क्योंकि उसको डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम होगी। कुछ रेजिड्यूज को हम डाल सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू, बायो फर्टिलाइज़र, इसको हम कर सकते हैं ताकि ये न्यूट्रेंट हमारा प्रॉपर है। तो रेजिड्यू रिसाइकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई देखिए जो हमने ग्रेन लिया वो तो हमने यूज़ कर लिया, वो तो फील्ड से निकल गया ग्रेन का न्यूट्रेंट, लेकिन जो क्रॉप रेजिड्यू में जो है, लीफ में जो स्टेम है, कम से कम उसको तो हम इनकॉर्पोरेट कर दें, तो जो हमें एक्सटर्नल सप्लाई होगी वो क्या होगी, फिर कम से कम होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिड्यू रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर इसको हम जला देंगे तो सारा न्यूट्रेंट चला हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अनदर इज़ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल एक समझ लीजिए सॉइल फर्टिलिटी की एक जान है, एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल कोर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो फर्टिलिटी किसी भी तरह से मेंटेन नहीं हो सकती, चाहे आप कितना फर्टिलाइजर डाल लीजिए। विदाउट ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस है कटन एक्सचेंज में, या उसको स्टोर हाउस में, या न्यूट्रेंट को होल्डिंग में, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, एरेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक मैटर के। तो मेंटेन द ऑर्गेनिक मैटर, हाउ टू मेंटेन ऑर्गेनिक मैटर, FYM डालिए, कंपोस्ट डालिए, ग्रीन मैन्योरिंग कीजिए, और क्रॉप रेजिड्यू जब हम डालते हैं इसको डिकम्पोजिशन से भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है। इस तरह से अब हमको जब न्यूट्रेंट का लॉस कम करना है तो हमारा फर्टिलाइजर जो मेथड है, एप्लीकेशन मेथड, इट शुड बी वेरी गुड, एक्यूरेट एंड इन सच ए वे दैट द न्यूट्रेंट्स आर अवेलेबल टू प्लांट। अगर आप यूरिया को ऐसे डाल दे रहे हैं, ऊपर सरफेस पर डाल दे रहे हैं, डालते ही हैं वो, और बहुत हैवी क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो वोलेटिलाइजेशन लॉस होगा। तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो हम यूरिया डालें बिल्कुल नियर टू क्रॉप रो डालें, और थोड़ी सी वेट कंडीशन हो, ड्राई कंडीशन ना हो, और पॉसिबिलिटी हो सके तो हमको सॉइल से ढक देना चाहिए। जैसे कि मेज वगैरह में तो हम अर्थिंग करते हैं तो यूरिया अर्थिंग के साथ ढक जाती है, लेकिन वीट जैसी क्रॉप में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये एक हमारे मेथड हैं। जैसे फास्फोरस है, बैंड एप्लीकेशन कीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का एनालिसिस कीजिए, माइक्रो सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन। जिंक की डेफिशिएंसी देखिए बहुत आ रही है, बोरोन की बहुत आ रही है, तो जो डेफिशिएंसी हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के हम फर्टिलाइजर यूज़ करें सॉइल में, एज वेल एज फोलियर एप्लीकेशन। तो देखिए फोलियर एप्लीकेशन से क्या होगा, क्रॉप ग्रोथ अच्छी होगी, अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होगी, सॉइल अच्छी होगी तो फिर हमारी क्रॉप ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये हमारे जो रिस्टोरेशन के मेथड हैं। तो जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, चेक ऑफ सॉइल इरोजन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। यदि सॉइल में एसिडिटी हो रही है, सपोज एसिडिक सॉइल है, तो हम चाहे कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लें, क्रॉप विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो हमें रिक्लेम करना पड़ेगा, इसमें हमें लाइम एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर सॉइल में सैलिनिटी है तो लीचिंग करनी पड़ेगी, अगर सोडिसिटी है, एल्कली सॉइल है, देन वी हैव टू अप्लाई जिप्सम। सो रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल, सो परमानेंट टू मेथड, फर्स्ट टू चेक सॉइल इरोजन, सेकेंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल, एंड टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म बेसिस और क्रॉप टू क्रॉप बेसिस आर दी प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट, जिसमें कि हम फर्टिलाइज़र अच्छा यूज़ करें, FYM डालें, कंपोस्ट डालें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, रेजिड्यू रिसाइकलिंग, वीड कंट्रोल आल्सो, क्योंकि वीड आल्सो रिमूव न्यूट्रिएंट। सो दीज आर दी सम मेथड्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो ये आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई हैं सॉइल फर्टिलिटी के डिप्लीशन की रीजंस एंड हाउ वी कैन रिस्टोर इट। इसमें देखिए बार बार एम्फेसिस किस पे दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर पे दे रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक मैटर का चैप्टर हम बताएंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कैसे हाउ ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे एग्रीगेशन को, कैसे एरेशन को, केमिकल प्रॉपर्टीज़, पीएच को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, CEC, AEC, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाई ऑर्गेनिक मैटर, देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैसे ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है, सॉइल फर्टिलिटी अगर रिस्टोरेशन करना है तो हमें 2-3 चीज़ पे ध्यान देना है। फर्स्ट, चेक द सॉइल इरोजन, सेकंड, प्रॉपर फर्टिलाइजर प्रोग्राम, न्यूट्रिएंट सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू वेरियस वेज। तो ये एक मेरा बेसिक लेक्चर था आपको समझाने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फर्टिलिटी में भी और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको डेप्थ में नॉलेज होगी। अभी तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत प्राइमरी चीज़ें हैं जो हमको शुरू में समझनी है। धीरे धीरे हम इसकी डेप्थ में चलेंगे, कैसे ये होता है, कैसे क्या क्रॉप रिमूवल पता करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे पीएच इन्फ्लुएंस कर रही है, पीएच का क्या रोल है, पीएच कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। धीरे धीरे यह सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप इसको रेगुलर वॉच कीजिए। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।